हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 27 अगस्त की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी की जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है इसको और आगे बढ़ाएंगे। और जो भी हमारे साथ न्यू जुड़ रहा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स बहुत ही अच्छे से मिल सकें। ठीक है, मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है कि आपको 10 में 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पे रहते हैं। और प्रीलिम्स के लिए 60% एग्जाम को क्रैक करने के लिए एटलीस्ट आपको 6 क्वेश्चन हर 10 में से करेक्ट करना पड़ेगा। 6 में से कम आते हैं, टेंशन नहीं लेना है। एक बार वीडियो को हाफ एन आवर के बाद फिर से रिवाइज करना है और 24 आवर्स के बाद हु आर वॉचिंग द वीडियो एवरीबडी नीड्स टू रिवाइज द वीडियो। ओके, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एस्टैब्लिश करेगी सोशल सिक्योरिटी फंड जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं, जो गिग वर्कर्स होते हैं और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, इनके वेलफेयर के लिए। सेकंड है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जो एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड ऑर्गेनाइज वर्कर के लिए बनाया जाएगा जिसमें जो चेयरमैनशिप होगा वो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उनके अंडर आएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एस्टैब्लिश करेगी सोशल सिक्योरिटी फंड जो वेलफेयर अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर और जो प्लेटफॉर्म वर्कर है उनके लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई है। और सेकंड, क्या ये चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगा? ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020, इसको स्टेट ने ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेटअप करेगी सोशल सिक्योरिटी फंड जो भी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर देगा अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए और जो प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, मेंस में लिखने के लिए काफ़ी वर्क करेगा। ठीक है, फर्दर जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने ऑल्सो एक चीज़ और बोली है कि सेटअप की जाएगी एडमिनिस्टर सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड जो अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए होगा। और जो 2020 बिल है ये इसके अंदर ये प्रोविज़न भी दिए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन करना जो 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर के अंदर। ठीक है, कि तीनों कैटेगरी के वर्कर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, ठीक है, जो गिग वर्कर्स हैं और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इन सभी लोगों को इस फंड के अंदर रखा जाएगा और फंड प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि इनकी जो वेलफेयर है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, मैं बताऊंगा फिर इसके बारे में, इसको क्वेश्चन क्यों बनाया गया है। ठीक है, पहले आप इसमें दो स्टेटमेंट को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट है, द एडहॉक कमिटी आर अपॉइंटेड एवरी ईयर ऑन पीरियोडिकली एंड देयर वर्क गोज ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। कि जो एडहॉक कमिटीज़ होती हैं इनको अपॉइंट किया जाता है हर साल और पीरियोडिकली। ठीक है, एंड देयर वर्क गोज ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, इनका जो काम होता है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, सेकेंड है, द पब्लिक अकाउंट कमिटी scrutinize appropriation and finance account of government and report of the comptroller and auditor general। कि जो पब्लिक अकाउंट कमिटीज होती है ये स्क्रूटनाइज करती है, मतलब जांच करती हैं एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट की, और रिपोर्ट किसको देती है? comptroller एंड ऑडिटर जनरल को देती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, देखिए जो पहली स्टेटमेंट है कि एडहॉक कमेटी को एवरी ईयर अपॉइंट किया जाता है, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। एडहॉक कमेटी को नहीं, स्टैंडर्ड कमेटीज जो होती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। पहली आपकी स्टैंडर्ड कमेटीज होती हैं और दूसरी आपकी एडहॉक कमेटीज होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड कमेटीज होती है इनको हर साल बनाया जाता है और एडहॉक कमेटीज़ को किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो इंक्वायरी करने के लिए इनको बनाया जाता है। तो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए इनको बनाया जाता है और जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है ये एडहॉक कमिटीज़ क्या हो जाती हैं, इनको अबेंडन कर दिया जाता है। ठीक है, इनको बंद कर दिया जाता है।
तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो दी है कि क्या पब्लिक अकाउंट जो कमिटीज होती हैं स्क्रूटनाइज करती हैं अप्रोप्रिएट अच्छे तरीके से, और जो फाइनेंस अकाउंट होता है गवर्नमेंट का उसको भी अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज करती है, एंड जो रिपोर्ट करती है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाती है, बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। वही चीज़ जो मैं आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं दो तरीके की होती है, स्टैंडर्ड कमिटीज़ और एडहॉक कमिटीज़। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती है, इनको इलेक्टेड किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है एवरी ईयर पीरियडिकली। ठीक है, और इनका जो वर्क होता है ये मतलब मोर और लेस जितना भी चलता है ये कंटिन्यूस बेस पे चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका आधा काम मतलब जितना भी वर्क चल रहा है तो ये एवरी ईयर इसलिए इनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वर्क अच्छे तरीके से इसके अंदर हो सके। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो पार्लियामेंट से बिल होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहे हैं, इनके ऊपर कुछ भी स्क्रूटनाइज नहीं हो रही है। ठीक है, बार बार इनके ऊपर क्या हो रहा है, डेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, डिस्कशन नहीं हो रहा है, डिबेट नहीं हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तो इसलिए न्यूज़ में और रिसेंटली पता चला है कि जो अपनी 17th लोकसभा है जो प्रेजेंट की है, ठीक है, हाउस ऑफ असेंबली है, इसमें ये बोला जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम ओनली 10 to 15% ही बिल ऐसे हैं जिनके ऊपर डिबेट डिस्कशन हुआ है, बाकी सारे बिल विदाउट डिस्कशन और डिबेट के पब्लिश कर दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो हमारी 14 और 15 जो लोकसभा थी, ठीक है, उसमें देखा गया था कि 14 में तो 61% और जो आपका जो 15 लोकसभा थी, ठीक है, उसमें आई थिंक 71% इतने बिलों में डिबेट डिस्कशन होता था। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों में कि अच्छे तरीके से डिबेट डिस्कशन करें, और जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनको भी जो वहाँ पे लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर वहाँ पे अच्छे तरीके से बिल के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए ताकि एक अच्छा बिल आ सके और उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसीलिए ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ऊपर दो स्टेटमेंट बनाई है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसके अंदर जो द 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं जिनमें कमिटीज़ ऑन एस्टिमेट होती है। ठीक है, कमिटीज़ 3 प्रकार की बनाई जाती है इसमें नॉर्मल जो फाइनेंशियल कमेटी में आती है, कमिटी ऑन एस्टिमेट, पब्लिक अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये 3 कमिटीज़ होती हैं जो इनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिस्टिंक्ट ग्रुप्स एज दे कीप विजिल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड परफॉर्मेंस। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और परफॉर्मेंस के लिए अच्छे तरीके से काम हो सके इसके लिए जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं, तो इनमें एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों बहुत ही अच्छा रोल निभाती है, इसलिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो पीसीए, इसके ऊपर पहले भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी और क्वेश्चन भी हमने बना चुका, अभी एक बार फिर से ये न्यूज़ में है तो हमने सोचा एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपको। ठीक है, ताकि अगर प्रीलिम्स से इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ आपसे बन जाए। ठीक है, फर्स्ट है इंडिया इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू कन्वेंशन एस्टैब्लिशिंग द पीसीए। की इंडिया एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कन्वेंशन एस्टैब्लिश जब हुआ था पीसीए का तब उसका मेंबर नहीं था। ठीक है, सेकेंड है पीसीए कैन ऑल्सो सेटल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी आर्बिट्रेशन। की जो पीसीए है जो पब्लिक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये ऑल्सो सेटल करता है जो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन होते हैं लॉ ऑफ द सी, मतलब जो UNCLOS होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी आर्बिट्रेशन, इनके ऊपर भी वर्क करता है। ठीक है, मतलब इसी के सेटलमेंट से पीसीए को जो पावर मिलती है, इसी के सेटलमेंट से पीसीए अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। पॉज करके आंसर दीजिए वीडियो को। चलो देख लेते राइट आंसर। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या जो इंडिया इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जब कन्वेंशन एस्टैब्लिश किया गया था पीसीए का तब इसका मेंबर था कि नहीं था। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया वाज द मेंबर एंड इंडिया, देखो उस समय इंडिया इसका मेंबर था और इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ द पीसीए। ठीक है, तभी हमको अभी रिसेंटली जब इसके ऊपर जो साउथ इंडिया में वहाँ के जो फिशरमैन थे उनकी जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जो इटली के उन्होंने 2 ऑफिसर ने उनकी मृत्यु कर दी थी, इसीलिए वहाँ से हमको अभी थोड़ा बहुत जो भी कंपनसेशन उनको मिला है वो उनको दिया जा रहा है, बट उनका केस इटली में ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये बात चल रही थी। नेक्स्ट सेकंड जो स्टेटमेंट है कि जो पीसीए है कैन ऑल्सो सेटल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS आर्बिट्रेशन, कि जो क्या यूनाइटेड नेशन सेटल करता है जो ये UNCLOS के आर्बिट्रेशन कन्वेंशन होते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझ लीजिए। देखिए ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कब सेटल किया गया था, तो इसको सेटल किया गया था आपका 1899 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ये हेग नीदरलैंड के अंदर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको UNCLOS कहते हैं, इनको भी इस्टेब्लिश किया गया था।
1899 में कन्वेंशन वाज रिवाइज्ड एंड द सेकेंड हेग पीस कॉन्फ्रेंस इन 1907। तो जो 1899 में कन्वेंशन बनाया गया था, ठीक है, इसको 1907 में फिर से रिवाइज किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और 1899 में इंडिया इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द 1899 कन्वेंशन, कि उस समय इंडिया जब इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा था तब इसका इंडिया एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का मेंबर था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मेनली याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर हेग में इस्टेब्लिश है, जो नीदरलैंड के अंदर आता है। ठीक है, और 1899 में इसका फर्स्ट सेटलमेंट किया गया था, 1907 में इसका सेकंड जो वापस इसमें रिवाइजेशन किया गया था, और 1982 में जो UNCLSO के जो भी कन्वेंशन होते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कुछ इस तरीके का ये कोड दिखता है, इस तरीके से यहाँ पे वर्क किया जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सर्विस स्कीम। तो नेशनल सर्विस स्कीम के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट एम्स टू ओरिएंट द स्टूडेंट यूथ टू कम्युनिटी सर्विस वाइल दे आर स्टडिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि इसका जो एम है कि ओरिएंट करना स्टूडेंट जो यूथ होते हैं कम्युनिटी सर्विस के अंदर, ठीक है, कि कम्युनिटी सर्विस के अंदर जो यूथ हैं, ठीक है, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन करना, वाइल जबकि दे आर स्टडिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जबकि पढ़ भी रहे हैं तो भी उनको उस चीज़ों का नॉलेज आप दीजिए ताकि अच्छे तरीके से वो नेशनल सर्विस स्कीमों को समझ सकें। सेकंड है, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं, आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या जो इसका एम है कि ओरिएंट करना स्टूडेंट यूथ को टू कम्युनिटी सर्विस के लिए, मतलब कम्युनिटी की सर्विस करने के लिए स्टूडेंट के यूथ को और ज़्यादा ओरिएंटेशन करना जबकि दे आर स्टडिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है तो हमारी गवर्नमेंट का वर्क है कि कुछ इसी तरीके की कमिटीज़ बनाना कि जो कम्युनिटी सर्विस के लिए स्टूडेंट यूथ को और ज़्यादा प्रोत्साहन दे, ठीक है, उनका अभी से इंटरेस्ट कम्युनिटी सर्विस के लिए बढ़ाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट दी है। सेकंड, क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में कि नेशनल सर्विस स्कीम का जो एक्सटेंशन है एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, ताकि ओरिएंट किया जा सके स्टूडेंट यूथ को कम्युनिटी सर्विस के लिए जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टडी करते हैं। और इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करने वाली जो एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है। ठीक है, और इसके अंदर जो नेशनल सर्विस स्कीम है इसको स्टार्ट किया जाता है 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड इसके बाद से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और जो अवार्ड थे फॉर द बेस्ट नेशनल सर्विस स्कीम NSS के लिए यूनिट एट हायर सेकेंडरी एंड वोकेशनल हायर एजुकेशन स्कूल्स प्रोग्राम ऑफ ऑफिसर्स एंड वॉलंटियर फॉर 2019-20 एकेडमिक ईयर हैव बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली। तो अभी जो NSS के जो नेशनल सर्विस स्कीम के लिए जो भी अवार्ड दिए जा रहे थे वो हायर सेकेंडरी और वोकेशनल हायर एजुकेशन स्कूल्स इन सभी को दिए गए हैं, जो प्रोग्रामिंग ऑफिसर होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं 19-20 के एकेडमी के लिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो MPC के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में इकोनॉमी के कारण। फर्स्ट है, it is statutorily mandated to determine the policy rate required to achieve the inflation target, कि इसका जो स्टैचुटरी मैंडेट इसमें किया गया है कि डिटरमाइन करना पॉलिसी रेट, कि पॉलिसी रेट क्या रहेगा, क्योंकि वो आवश्यक होता है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड सेकंड है, A member of parliament or any state legislature cannot be appointed as a member of MPC by central government, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर को इसका मेंबर बनाया जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा सबसे पहले कि क्या इसके अंदर ऐसा मैंडेट किया गया है कि जो पॉलिसी रेट है इसको डिटरमाइन करना है ताकि इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव किया जा सके। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट होता कितना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 4
+-2, ठीक है। 4 +-2 मतलब अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 6, मतलब इन्फ्लेशन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट 4 +-2 मतलब 2, तो 2 से 6 के बीच में ही कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए। बट देखा गया है कि अभी इन्फ्लेशन टारगेट काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा नीचे चला गया है, ठीक है, और ज़्यादा आगे बढ़ गया है। इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, और रेपो रेट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है ताकि लोगों के पास पैसे आ सकें, लेकिन वो सब जनता को नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। सेकंड, क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं कर सकती है इसके मेंबर के लिए? तो देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये कंसिस्ट करती है, देखो इसके जो कंसिस्ट करती है मतलब इसके अंदर कितने पीपल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ द बैंक जो चेयरमैन होगा और एक्स ऑफिसो होगा, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ के गवर्नर कौन है समय, शक्तिकांत दास हैं, तो वो इसके कौन होंगे, वो इसके चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। सेकंड, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द बैंक इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर ऑफ एक्स, ये भी इसका मेंबर होगा। फिर 1 ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड के अंदर एक मेंबर और अपॉइंट किया जाएगा। एंड 3% टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और 3% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे, बट वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी आई थिंक एक मिस्टेक हो गई, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से हो सकते हैं, ठीक है, ये बताना था मुझे। आई थिंक मैंने यहाँ स्टेटमेंट गलत पढ़ ली, ठीक है। तो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ MPC बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, ओके सॉरी, ठीक ही मैंने बताया था, ये कैन नॉट ही लिखा है, मुझे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं। 6 में से जो 3 होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, और जो 3 होते हैं ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जब भी कोई कभी जैसे किसी डिस्कशन के ऊपर कोई बात कर रहे हैं और आपके जो वोटिंग है वो कहीं फंस गई है, जैसे आप समझ लीजिए कि किसी चीज़ों को ना के लिए 3 वोट मिले हैं और हाँ के लिए भी 2 वोट मिले, ठीक है। तो जब इस तरीके के डिबेट डिस्कशन अटक जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बैंक होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर जो होते हैं वो अपना वोट देते हैं किसी सिंगल कमेटी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है असेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स लेवाइड बाय गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। जो सेस होता है ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना सेस कहलाता है, और जिसको लेवाइड करता है मतलब उसको लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सेकंड है असेस कैन बी लेवाइड ऑन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि जो सेस है इसको लेवाइड किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस के ऊपर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, देख लेते 1 बाय 1। देखिए आई होप आप सभी ने सेस और सरचार्ज ये 2 अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, इसके ऊपर द हिंदू में भी काफ़ी आर्टिकल आ चुके हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक टाइम में भी काफ़ी आर्टिकल आ चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, और पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सेस और जो सरचार्ज होता है ना, सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। सेस क्या होता है, क्या ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेस जैसे आप समझ लीजिए कि सेस किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर लगाया गया है और एजुकेशन के ऊपर 2% सेस लगाया गया है कि जितना भी कलेक्शन होगा GST का, ठीक है, सेस के ऊपर उसका 2% किसके लिए जाएगा, एजुकेशन के लिए जाएगा। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर लगाया है तो ये एजुकेशन के डिपार्टमेंट पे ही खर्च होगा ये पैसा, ठीक है। इसको ना आप हेल्थ में खर्च कर सकते हो ना किसी अदर चीज़ों में खर्च कर सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। सेकेंड, क्या सेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के ऊपर लगाया जा सकता है, देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपने सुना होगा आंवला का तेल आता है उसके ऊपर भी कहा जाता है कि वहाँ पे भी 2% टैक्स लगता है, किसके ऊपर, एजुकेशन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्ट होती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, तो इन सभी मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के ऊपर सेस लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका सी विल बी योर राइट आंसर।
ठीक है। अब कुछ और चीज़ इसके बारे में समझ लेते हैं कि सेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स लेवाइड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा इसको लगाया जाता है। ये लगाया जाता है किसी पेबल एंड नॉट द टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इसको इनकम के ऊपर नहीं लगाया जाता, ये आप याद रखिए, ठीक है। इसको इनकम के ऊपर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये पेबल, ठीक है, इसको पेबल मतलब इट इज़ लेवाइड ऑन द टैक्स पेबल, जो टैक्स आप पेड करते हो उस टैक्स के ऊपर इसको लगाया जाता है, बट लेकिन इनकम के ऊपर इसको नहीं लगाया जाता है। फॉर द टैक्स पेयर सेस इज इक्विवेलेंट टू द सरचार्ज ऑन टैक्स, ये सरचार्ज के इक्विवेलेंट होता है, और जो सेस होता है इसको लेवाइड किया जाता है बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस के ऊपर। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो क्लीन एनवायरनमेंट सेसेस, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए कोई सेस लगाया स्टार्ट किया है, जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन सेस, ठीक है, कृषि कल्याण सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। तो ऐसे बहुत से सेस मतलब ऐसे इस तरीके के सेस इकट्ठा किए जाते हैं ताकि पर्टिकुलर एक बोल सकते हैं एक फील्ड को और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए इस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और उसको वो इसी जगह पे खर्च किया जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सेस इकट्ठा किया बट उसको उस जगह पे खर्च नहीं किया, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए स्लैब रेट में जो सेस होता है इसको क्या होता है कि जो टैक्स रेट डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। तो स्लैब रेट क्या होता है कि स्लैब रेट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टैक्स दिए जाते हैं। और सेस क्या होता है, सेस एडिशनल टैक्स होता है कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बस ये याद रखना कि सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, इसको आप बार बार किसी चीज़ों के ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। और ये इनकम के ऊपर नहीं लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, तो देखिए एडिशनल टैक्स चार्ज व्हेन इनकम अर्न अबव स्पेसिफिक लिमिट। मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई पहले 10 लाख रुपए कमाता था, अब उसकी इनकम कितनी है 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख रुपए हो गई। तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि ये अपनी इनकम से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, अब इसकी इनकम बढ़ गई है, तो अब इसका जो ये टैक्स देता है उस टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाए। तो ये एडिशनल टैक्स होता है। मान लीजिए 10 लाख में आप 20% टैक्स पेड करते थे, तो जो सरचार्ज होगा वो आपका 10 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, वो आपका इस 20% के ऊपर लगेगा, ठीक है। मतलब जो आप टैक्स पेड करते थे उस टैक्स को अलावा भी आपको और टैक्स पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है एडिशनल टैक्स चार्ज व्हेन इनकम अर्न अबव स्पेसिफिक लिमिट। मान लीजिए स्पेसिफिक लिमिट 10 लाख की, आप उसके ऊपर अगर पैसा कमा रहे हो तब वहाँ पे आपको सरचार्ज पेड करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो जो CICS के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ CICA अ स्टेट मस्ट हैव अ लीस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन एशिया। कि अगर CICA का मेंबर बनना है तो स्टेट को जो एटलीस्ट पार्ट होना चाहिए टेरिटरी ऑफ एशिया का, मतलब एशिया के अंदर वो टेरिटरी होना चाहिए। सेकंड, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ CICA, ठीक है, इंडिया CICA का मेंबर है। एंड थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ CICA इज लोकेटेड इन तजाकिस्तान, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो CICA की है तजाकिस्तान में लोकेट करती है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं, आई आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या इसका मेंबर बनने के लिए एशिया की टेरिटरी होना जरूरी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, क्या इंडिया इसका मेंबर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या इसका जो है जो लोकेशन है ये तजाकिस्तान में लोकेट करती है, देखिए ये गलत है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। इसका जो हेड क्वार्टर है, मतलब जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है CICA की, ये कजाकिस्तान में लोकेट करती है, ना कि तजाकिस्तान में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, ए विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। जो कॉन्फ्रेंस और इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होता है ना एशिया का, ठीक है। तो इसमें जो अभी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, इसके अंदर मेंबर जो है इंडिया का वो इसका मेंबर है, ठीक है। और जो इसके लिए मेंबर होने के लिए आपको कम से कम इंडिया की जो एशिया की टेरिटरी होना बहुत ज़रूरी है। और जो इसका इंपॉर्टेंट है वो इसका क्या है, जो इसका हेड क्वार्टर जो इसकी लोकेशन है ये कजाकिस्तान में होती है, ठीक है। तो याद रखिए। और करंट चेयर जो है वो इसकी हेल्ड कर रहा है तजाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। करंट चेयर इसकी कौन हेल्ड कर रहा है, तजाकिस्तान कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट है। और CICA इसके अंदर टोटल 27 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया को, ठीक है। अकाउंटिंग करता है 99% ऑफ टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ एशिया। इसके अंदर 99% जो टेरिटरी होती है एशिया और पॉपुलेशन जो होती है एशिया की, ये पूरी कवर होती है। 8 कंट्रीज़ एंड 5 मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन हैव द ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का इसके अंदर क्या है, ये ऑब्जर्वर स्टेटस के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है पृथ्वी सेकंड इज अ बैलिस्टिक मिसाइल विच वाज रिसेंटली न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबव पृथ्वी सेकंड मिसाइल। ठीक है, अभी पृथ्वी मिसाइल काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसके बताना है कि आपको इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है, सरफेस टू सरफेस से मार करने वाली एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड सेकंड है इट इज़ एयर टू एयर लार्ज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या ये एयर टू एयर में वो फाइट करने वाली एक लार्ज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकंड है इट इज़ एयर टू वाटर मिसाइल। क्या ये एयर टू वाटर मिसाइल है। एंड आपका फोर्थ है ऑप्शन इट इज़ वाटर टू एयर लार्ज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या ये वाटर से एयर में लार्ज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लार्ज रेंज फायर करने वाली। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड ये ऑप्शन ए है, मतलब इस सरफेस टू सरफेस फायर करने वाली एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका एक बार और टेस्ट किया गया है, इसको वापस से एक बार फिर से स्टार्ट किया गया है। तो कंक्लूड किया गया नाइट टेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल की। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चंदीपुर है उड़ीसा कोस्ट से क्या किया गया, इसका टेस्ट किया गया है, नाइट टेस्ट किया गया, देखा गया कि क्या रात में भी इसका अच्छे तरह से वर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसके लिए। तो पृथ्वी एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसको इट वाज आल्सो द फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप बाय द DRDO। ये पहली मिसाइल थी, इसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और इसके अंदर जो लिक्विड फ्यूल है पृथ्वी के अंदर होता है, विच वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टू बी इंडक्टेड इनटू द ट्राई सर्विस स्ट्रेटजीज फोर्सेस कमांड। और ये एक पहली ऐसी मिसाइल है जिसको हमारी ट्राई सर्विसेज, मतलब तीनों जो हमारी मतलब एयर फोर्स नेवी और जो हमारा जो एयरफोर्स नेवी हो गया, ठीक है, और जो हमारी आर्मी होती है, इन तीनों के पास इसको दिया जा चुका है इन 2003 से। ठीक है, तो और इट यूजेज एन एडवांस इंटीग्रल गाइडेंस सिस्टम विद द मैन्यूवरिंग ट्रेजेक्टरी टू हिट इस टारगेट। और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करती है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। इसकी स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 500 से 1000 किलोग्राम पेलोड्स को कैरी कर सकती है। और 2 वर्जन ऑफ पृथ्वी आर नोन इज सर्विस एंड थर्ड इज अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, 2 वर्जन पृथ्वी के जो हैं ये वापस सर्विस में अपने यहाँ हमारे काम कर रहा है। और पृथ्वी का जो थर्ड वर्जन है ये हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अभी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड इज एन इंडियन लिटरेसी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। तो जो ऑथर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं लिटरेचर की फील्ड में, मतलब साहित्य की फील्ड में, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड हर साल दिया जाता है। सेकेंड है 2019 ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू कन्नड़ लैंग्वेज। और 2019 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये कन्नड़ लैंग्वेज को दिया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए ज्ञानपीठ जो अवार्ड है, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन लिटरेचर की फील्ड में हो उसी के लिए इसको दिया जाता है। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और एनुअली दिया जाता है। ठीक है, हर साल। 2019 के लिए जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये कन्नड़ लैंग्वेज को नहीं दिया गया है, ये मलयालम लैंग्वेज को दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मलयालम लैंग्वेज को अभी इसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। 2019 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वॉज गिवन टू मलयालम लैंग्वेज टू अकितम अचुंतम नवोदित्री। ठीक है, तो ये मतलब एक कोटेशन लाइन है जिसको दिया गया है इस तरीके से मलयालम लैंग्वेज टू इस कोटेशन के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मलयालम लैंग्वेज में इस तरीके से एक प्रकार से क्या करना है, लिटरेसी को और ज़्यादा बढ़ाने की फील्ड के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है ज्ञानपीठ अवार्ड, देख सकते हैं आप। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G4 ग्रुप। G4 ग्रुप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे है, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि G4 ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं। इंडिया है, जापान है, ब्राज़ील और फ्रांस है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, आई होप आपने G4 ग्रुप के नाम सुना होगा। देखिए G4 होता है, G7 होता है, G8 जो ग्रुप था उसी को G7 किया गया था। क्रीमिया इशू के बाद रशिया को G8 ग्रुप से G7 कर दिया गया था, क्योंकि रशिया को फिर G8 ग्रुप से बाहर कर दिया था। इसी तरीके से G4 ग्रुप है, ठीक है। तो G4 ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, तो इंडिया है, जापान है और ब्राज़ील है। ये तीनों कंट्री G4 ग्रुप का पार्ट है, बट फ्रांस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G4 ग्रुप। इसलिए ठीक है, आपका जो यहाँ पे जो आप पूछा गया है कि नॉट करेक्ट आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा आपका डी विल बी योर राइट आंसर। तो इसके जो 4 पार्ट हैं यह है इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, ठीक है। तो ये इसके 4 मेंबर हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, जिसको 2004 में बनाया गया था। और ये इनको बनाया इसलिए गया था कि ये जो 4 कंट्री हैं जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके लिए क्या है, वो काफ़ी पुराने हो गए। तो उनको कहा जा रहा है कि कम से कम इनमें से किसी एक कंट्री को आप यूनाइटेड नेशन में, जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है, उनको क्या करिए, उनकी जगह पे आप इनको भी रखिए, ठीक है। तो क्योंकि अब इनके कारण क्या है, क्योंकि जो इकॉनमी है, इनके जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है कुछ सालों से। और इसलिए ये पूरी तरीके से हकदार है, जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके जगह लेने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कंट्री कौन कौन सी है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, इंडिया है और जापान है, ठीक है। G4 कंट्रीज़ हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, ठीक है। आपको तो बस 15-20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो मिल जाती है। इसके पीछे बहुत लंबा समय लगता है वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे और इस तरीके से अच्छे से आपको सारे वीडियो मिलते रहें, ठीक है। चलिए, जो इतना भी स्कोर आया उतना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 6 से कम आया हो तो भी लिख दीजिएगा, 0 आया तो भी लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से पता रहे कि आप यहाँ से कुछ अच्छा सीख के गए, ठीक है। और एक बार फिर से इसको एक बार क्विज़ को लगाइएगा, स्टार्ट करिएगा। अगर फिर से आपके 10 आउट ऑफ 10 आते हैं वापस रिपीट करने में, मतलब आपने अब की बार एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से सुना है, ठीक है। और 24 आवर्स के बाद हर एक को रिवाइज़ करना है, ठीक है। जितना भी स्कोर आया कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।